वालेकुम स्टूडेंट्स, सिटी हाई स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हम लेक्चर 10th क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है होम्योस्टैसिस। यहाँ पर हम लोग पहले कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, रीड करेंगे। उसके बाद चैप्टर का आधा हिस्सा जो है वो प्लांट्स में होम्योस्टैसिस है, उसको स्टडी करेंगे। बाकी का आधा हिस्सा चैप्टर का ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होम्योस्टैसिस होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं फॉर दी होम्योस्टैसिस, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लास हम यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? It is the maintenance of internal body conditions at equilibrium despite any changes in the surrounding environment. Despite any changes in the environment, मेंटेनेंस मीन बरकरार रखना, इंटरनल बॉडी कंडीशंस, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को एक्विलिब्रियम तवाज़न में, डिस्पाइट बावजूद इसके, एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो मर्ज़ी चेंज हो जाए, इंटरनल बॉडी कंडीशंस जो हैं उनको मेंटेन रखना, उनको बरकरार रखना, इट इज़ अ होम्योस्टैसिस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी टेम्परेचर है इट रिमेन्स 37 डिग्री C डिस्पाइट एनी फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हो जाए, सर्दी हो गर्मी हो, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाए, फ्लक्चुएशन मीन कमी बेशी हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री C ही रहना है। उसके बाद एक और आपकी बुक में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंजाइम। ये इंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th क्लास में इंजाइम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कैसी सब्सटेंसेस, दीज आर प्रोटीन दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन मिलियन टाइम्स। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो इंजाइम की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इंजाइम प्रॉपरली तौर पर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपकी बुक में दूसरी एग्जांपल जो दी हुई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट रिमेन्स 1 ग्राम पर 1 लीटर, यानी 1 लीटर ऑफ द ब्लड, उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी रहती है? 1 ग्राम। डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कि जितना मर्ज़ी आप कार्बोहाइड्रेट रिच मील ले लें, यानी ऐसा फूड मटेरियल ले लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा मौजूद है, तो उसके बावजूद जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर कितना रहता है? 1 ग्राम पर 1 लीटर ऑफ द ब्लड, यानी 1 लीटर ऑफ द ब्लड। ह्यूमन बीइंग में 9th क्लास में आपने पढ़ा था 4 to 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने लेवल जो है वो निकाला है वो 1 लीटर ऑफ द ब्लड के हिसाब से निकाला है, 1 ग्राम ग्लूकोज पर 1 लीटर ऑफ द ब्लड। उसके बाद क्लास नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। It is the maintenance of salt, amount of salt
and water in body fluid यानी मेंटेनेंस ऑफ द साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, इन द टिश्यू फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है, टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है, उसके अंदर साल्ट का मेंटेन रहना और वाटर का मेंटेन रहना, इट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. It is necessary for the proper functioning of the cell because cell control the process of osmosis, because cell control the process of osmosis and diffusion. तो इन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को, उनकी अमाउंट को बॉडी फ्लूइड में मेंटेन रखना, इट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन. उसके बाद क्लास नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मो रेगुलेशन. थर्मो क्लास, थर्मल से वर्ड निकला है हीट. हीट का ताल्लुक है टेम्परेचर से, तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, इट इज़ नोन एज थर्मो रेगुलेशन. मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर despite any changes in the surrounding environment. For example, body temperature 37 degree C आपको बताया. It is necessary for the proper functioning of enzyme. ये एग्जाम्पल आप 37 डिग्री C की यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके साथ it is necessary for the proper functioning of the enzyme, कि ये इंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद क्लास नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सक्रीशन. वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल. एलिमिनेशन मीन ख़त्म करना, बॉडी से एक्सक्रीट करना. एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. जो मेटाबॉलिज्म के दौरान में प्रोड्यूस होता है. मेटाबॉलिज्म क्लास आपने 9th क्लास में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म पढ़ा था. तो यहाँ पे फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होना, एनर्जी रिलीज़ होना, मालिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, नए मालिक्यूल्स का बनना, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म. फूड मटेरियल ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है इस सारे प्रोसेस में और उसके नतीजे में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है. उसकी बॉडी से एलिमिनेशन जो है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. नेक्स्ट क्लास यहाँ पे डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है मेटाबॉलिक वेस्ट की. व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट? के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो कौन से हैं? डेफिनेशन इसकी क्या है? द वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड, वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के दौरान में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट. और इसका एलिमिनेशन होना, बॉडी से एक्सक्रीट होना, एक्सक्रीशन कहलाता है. लेकिन जो मटेरियल मेटाबॉलिज्म के दौरान में प्रोड्यूस होगा उस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म दैट हार्म द बॉडी. जो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है उसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. ये थी क्लास कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपने देखी. होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपने पहले देखी,
उसके बाद आपने थर्मो रेगुलेशन की, उसके बाद आपने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखी, थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखी, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखी और मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन आपने पढ़ी। उसके बाद हम लोग चैप्टर का नेक्स्ट हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, के प्लांट्स में होम्योस्टैसिस जो है वो कैसे होता है। यानी प्लांट्स जो हैं अगर उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये मटेरियल्स और गैसेस वगैरह जो हैं अगर ज़्यादा हो जाएं तो प्लांट बॉडी उसको कैसे जो है वो मेंटेन करती है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टैसिस in plants. Plants have many mechanisms for the removing of the excessive material and gases. प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो गैसेस हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है या वाटर है उसको बॉडी से रिमूव करता है। तो नेक्स्ट पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर वो कौन से मटेरियल्स हैं या जो प्लांट में अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएं तो उन्हें बॉडी से जो है वो रिमूव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल उन्होंने जो है वो लिखे हुए हैं आपकी बुक में कि होम्योस्टैसिस ऑफ वाटर, इसके लिए मेथड लिखा हुआ है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है और नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए लिखा हुआ है या नाइट्रोजनस मटेरियल के लिए लिखा हुआ है। यानी अगर ये मटेरियल और गैसेस और वाटर वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लांट बॉडी इसे कैसे जो है वो अपने अंदर मेंटेन करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास हम लोग आपकी बुक में जो लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मैं फार्मूला ज़्यादातर लिख देती हूँ, आपकी बुक में जो है वो इंग्लिश में बाकायदा पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आप दोनों तरह से ही लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला सही आता लिख दें, नहीं आता तो फिर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली जो है वो उस तरीके से लिख दें। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन 10 चैप्टर में क्लास गैसियस एक्सचेंज में आप गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में पढ़ चुके हैं 10 चैप्टर में। उस चैप्टर में जो आपने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा है बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर प्लांट्स में होम्योस्टैसिस में किस तरीके से गैसेस को मेंटेन किया जाता है, बिल्कुल वही मेथड इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उधर भी आपने 10 चैप्टर में 2 कंडीशंस पढ़ी थी, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, उसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्लास वही 2 कंडीशंस जो हैं वो हम लोग देखेंगे। वो 2 कंडीशंस जो हैं वो कौन सी थी आपकी बुक में जो दी गई हैं। एक कंडीशन उसने दी थी ड्यूरिंग डे टाइम की, ड्यूरिंग डे टाइम। एक कंडीशन आपकी बुक में लिखी हुई है ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम आपको पढ़ाया था क्लास के प्लांट बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। यानी दोनों प्रोसेस जो हैं वो डे टाइम में हो रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसके दौरान में क्लास क्या प्रोड्यूस होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ये डे टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम में क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है वो क्या करता है, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेगा, और यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादातर जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब इस प्रोसेस के दौरान में क्लास आप ये देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी यूज़ हो रही है, और फोटोसिंथेसिस भी फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो इट इज़ यूज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इट इज़ यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, यानी दोनों ही गैसेस जो है वो यूज़ डे टाइम में हो रही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा इसमें जो गैसेस होंगी, यानी अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है या ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ पर इन द यंग स्टेम्स और लीव्स, इन दोनों में ही स्पेशल ओपनिंग्स आपने पढ़ी थी, जिन्हें हमने कहा था स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए से ये दोनों गैसेस जो है वो प्लांट बॉडी से रिमूव हो जाएंगी, और जो रूट हेयर्स हैं, यानी जो यंग रूट्स हैं, यंग रूट्स में आपको पहले भी पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, तो यंग रूट्स में जनरली रूट सरफेस से और रूट हेयर से डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से ये गैसेस जो हैं वो एक्सक्रीट हो जाएंगी। उसके बाद क्लास दूसरा यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कौन सा था, ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब क्लास ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त क्या है जी, नो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा होता है जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन, इसके नतीजे में क्या है, प्लांट्स जो हैं वो रात के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात के वक्त जो है वो क्या है जो प्रोड्यूस होगी, इट इज़ सरप्लस। सरप्लस आपकी बुक में वर्ड यूज़ किया गया है वाफिर मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में। तो यहाँ पर ये प्लांट बॉडी से यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये क्लास आपने पढ़ा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के प्लांट बॉडी से किस तरीके से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है। ये आप गैसियस एक्सचेंज 10 चैप्टर जो है उसमें भी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पर वाटर, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ वाटर के किस तरीके से जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर होता है प्लांट बॉडी से। नेक्स्ट है जी क्लास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट क्या करते हैं जी, सॉइल के ज़रिए से, रूट्स के ज़रिए से, रूट हेयर्स के ज़रिए से वाटर जो है वो ऑब्टेन करते हैं, वाटर हासिल करते हैं। इसके अलावा यानी एक तो ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान भी वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है।
जो प्लांट बॉडी में यूज़ किया जाता है फॉर द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब होता है सख्त हो जाना। प्लांट के अंदर वाटर जो है वो फ़्लो करता है, जिसकी वजह से प्लांट की बाकायदा एक शक्ल जो है वो बरकरार रहती है। एग्ज़ाम्पल आप यूँ ले लें कि अगर जो है वो घर में आप कोई वेजिटेबल लेके आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साग या कोई भी वेजिटेबल आप लेके आते हैं, लीफी वेजिटेबल या कोई भी वेजिटेबल, लीफ की एग्ज़ाम्पल ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं साग की एग्ज़ाम्पल कह दूँ, आजकल के सीज़न में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जो है वो साग घर में लेकर आते हैं, आप नोट करें जब उसको लेके आते हैं उसके लीफ बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। अगर आप उसका स्टेम जो है उसको तोड़ के देखें, बाकायदा जूसी लगेगा, वाटर उसमें फ़्लो कर रहा होगा। लेकिन इसी साग को, इसी मस्टर्ड प्लांट को आप 2-3 दिन तक बाहर ही पड़ा रहने दें तो उसके नतीजे में क्या होगा, मुरझाना शुरू हो जाएगा, वाटर उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा और प्लांट बॉडी मुरझाना शुरू कर देगी। क्यों मुरझाना शुरू कर देगी? क्योंकि अब रूट के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, सॉइल के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, जहाँ से वो डायरेक्ट जो है वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास यहाँ पे आम तौर पर दिन के टाइम अगर देखें तो स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं और उनकी ओपनिंग की वजह से एक प्रोसेस जो होता है प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने का, वो है जी ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन की वजह द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस या फ्रॉम द प्लांट बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होता रहता है, इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये अक्कर होता है ओनली इन डे टाइम। ये प्रोसेस होता है डे टाइम में, ठीक है, और डे टाइम में होता है और उस टाइम डे टाइम में आम तौर पर क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब रात के टाइम अगर देखा जाए, अब इन नाइट टाइम, रात के वक्त अब देयर इज़ नो ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होगी। दिन के टाइम स्टोमेटा ओपन रहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, गार्ड सेल में वाटर की कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रात के टाइम चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी और रात के टाइम आपको ये भी बताया है कि स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा रात के वक्त जो है वो बंद हो जाते हैं। एक आपको जो है वो ये कंडीशन जो है वो बता दी है जिसमें स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। एक आपको कंडीशन जो है वो दूसरी बता दी है जो कि डे टाइम की कंडीशन है जिसमें स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं। अब रात के टाइम जब ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होगी, जिसके नतीजे में वाटर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, सॉइल में से वाटर जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर आता चला जाएगा और यहाँ से फिर वो जाइलम वेसल्स में वाटर जो है वो एंटर होता जाएगा, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस लिहाज से जब प्लांट बॉडी में ट्रांसपायरेशन भी नहीं हो रही तो जाइलम वेसल्स की वजह से उसमें वाटर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है ग्रासेस में, तो यहाँ पर वाटर जो है वो आम तौर पर टिप्स पे, लीव्स की टिप्स पे और एजेस पे यानी किनारों पे आना शुरू हो जाता है और वहाँ से ड्रॉप की फॉर्म में जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है और द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, appearance of drops of water at the leaf tips and edges it is known as गुटेशन। इसे हम लोग कहते हैं क्लास गुटेशन, जो कि प्लांट के अंदर ही जो एक्सेसिव वाटर है
जो रात के वक्त प्लांट बॉडी में ज़्यादा हो जाता है वो इस तरीके से रिमूव हो जाता है। इसमें अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीफ है, इसके एजिस पे और टिप्स वगैरह पे वाटर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे किसका, गुटेशन का। इसी तरह ग्रासेस में भी क्या होता है कि लीफ टिप्स वगैरह में और एजिस वगैरह पे ये आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे हम लोग जो है वो ड्यू ड्रॉप्स, जिसे शबनम के कतरे आप कहते हैं, उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स जो होता है इट इज़ अ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में जो नमी मौजूद होती है, जो वेपर की फॉर्म में मौजूद होती है, वो कंडेंस हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाती है और वो लीफ की सरफेस पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये एक मैंने लीफ जो है ये बना दिया। अब ये लीफ की सरफेस है, इसके ऊपर जो है ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन गुटेशन में बाकायदा आप देखें कि इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर एट द लीफ टिप्स एंड एजेस। तो ये फ़र्क है ड्यू ड्रॉप्स में और गुटेशन। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। अभी तक आपने रिमूवल पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वाटर का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, प्लांट बॉडी से कैसे रिमूव होंगे। बट दीज वेस्ट मटेरियल इन द प्लांट बॉडी दे आर इनसॉल्युबल मटेरियल एंड हार्मलेस फॉर द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी से इन्हें कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट दे आर, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये प्लांट बॉडी के लिए क्या है, हार्मलेस होते हैं, प्लांट बॉडी को इनसे कोई नुकसान नहीं होता, इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपकी बुक में एक मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्सालेट क्रिस्टल्स, which is present in the stem and leaves of the tomato, जो कि टोमेटो के लीफ और स्टेम में मौजूद होता है। कैल्शियम ऑक्सालेट इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल, लेकिन टोमेटो को इससे कैल्शियम ऑक्सालेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्लास इन ट्रीज दरख्तों इन ट्रीज शेड देयर लीव्स ईयरली या एनुअली, हर साल दरख्तों से पत्ते जो है वो झड़ते हैं। उनके साथ ही क्या होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल आल्सो शेड ड्यूरिंग द लीफ फॉल, पत्तों के गिरने के साथ ही ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो है वो प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। Other metabolic waste material that are in some plants, for example raisins, by coniferous plant, यहाँ पे क्लास वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स, और यहाँ पे प्लांट्स के नेम मैं लिख रही हूँ। टोमेटो से आपने पढ़ा कैल्शियम ऑक्सालेट जो है इट इज़ अ वेस्ट मटेरियल विच इज़ एक्सक्रीट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। सेकंड आपने पढ़ा रेजन्स विच इज़ एक्सक्रीटेड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉनिफेरस प्लांट
कॉनिफेरस प्लांट से जो है वो रेजन्स जो है वो हासिल किया जाता है। आपकी बुक में ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है, बट रेजन्स इज़ यूज्ड इन द वार्निशेस वगैरह, एडहेसिव के तौर पर चिपकने वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो वुड के ऊपर एक फिनिशिंग की जाती है प्रोटेक्टिव फिल्म की, वो भी, उसमें भी रेजन्स जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी एडहेसिव में यूज़ किया जाता है, चिपकने वाली जो चीज़ें होती हैं वार्निशेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, और वुड के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है उसकी फिनिशिंग करने के लिए उसमें भी जो है वो रेजन्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, गम्स बाय द कीकर। कीकर वेस्ट मटेरियल है गम्स। कीकर प्लांट जो है उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है गम्स। जो गम्स जो है वो हासिल की जाती हैं कीकर के जो लीव्स होते हैं, क्लास उसका पाउडर बना के ज़ख्म वगैरह पे भी लगाया जाता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गम्स यानी मसूड़ों वगैरह की मजबूती के लिए, टीथ वगैरह की मजबूती के लिए, नी एंड जॉइंट पेन को कम करने के लिए भी कीकर के जो लीव्स हैं उनका पाउडर बना के यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। उसके बाद जो है लेटेक्स इज़ यूज्ड बाय द रबर प्लांट। रबर प्लांट, इससे लेटेक्स यूज़ किया बनाया जाता है, लेटेक्स हासिल किया जाता है। लेटेक्स जो है ये बलून्स वगैरह बनाने में, मैट्रिसेस वगैरह बनाने में, ग्लव्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लास वेस्ट मटेरियल है कार्निवोरस प्लांट से म्यूसिलेज हासिल की जाती है। म्यूसिलेज is obtained from the carnivorous plant। कार्निवोर प्लांट जो कि इंसेक्ट वगैरह खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी ज़मीन में, ऐसी सॉइल में होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल कम होता है, स्पेशली नाइट्रोजन। तो ये इंसेक्ट वगैरह को जो है वो मील के तौर पर यूज़ करते हैं, फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो म्यूसिलेज जो है वो कार्निवोरस प्लांट से हासिल किया जाता है। म्यूसिलेज इट इज़ यूज्ड इन द मेडिसन। ये मेडिसन में भी यूज़ किया जाता है, फूड मटेरियल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर, भिंडी वगैरह। इट इज़ ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। क्लास आज आपने पढ़ा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के प्लांट्स जो है वो अपनी इंटरनल बॉडी कंडीशन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। आज का लेक्चर क्लास कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।